ऐसा क्यों होता है? बार बार ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस वक्त ही क्यों होता है जब हर किसी की निगाह में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के तमाम शहर हैं, और ऐसा उस वक्त एक बार फिर से होता है जबकि इनपुट अलर्ट्स हैं, खुफिया एजेंसी बार बार चेतावनी दे रही हैं, बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद ऐसा होता है। तो सवाल खड़ा यही होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? कौन है दुश्मन उत्तर प्रदेश का? वो लोग जो अमन चैन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, या वो लोग जो जानते हुए भी इन चीजों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीजों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है उत्तर प्रदेश का दुश्मन? बात कई शहरों की, बात कई प्रकरणों की, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कि आखिर उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों होता है? सब कुछ सुनियोजित होता है। हर किसी को मालूम है कि इन चौराहों से, इन रास्तों से यह यात्रा होकर निकलेगी। हर किसी को मालूम है यात्रा में रंगों का इस्तेमाल होगा। हर किसी को यह मालूम है कि कुछ दिनों पहले सांप्रदायिक घटना हो चुकी है। उसके बावजूद जो अमला है, सरकारी अमला, प्रशासनिक अमला, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो क्या करते हैं? जब घटना घट जाती है उसके बाद में मरहम लगाने के लिए मुआवजे का ऐलान करते हैं, और उसमें भी फर्क नजर आता है, जिससे राजनीति और गर्माती है। कहां कहां का जिक्र करेंगे? गोंडा का जिक्र करना चाहेंगे, बनारस का जिक्र करना चाहेंगे, या फिर फतेहपुर का जिक्र करें, या फिर कन्नौज का जिक्र करें? और यह पूरी की पूरी एक सीरीज है। दादरी की घटना के बाद से तो कम उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि कोई है जो यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खुफिया एजेंसियां पहले ही उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर चुकी हैं। कन्नौज और फतेहपुर में जो घटना घटी है वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही है, और इन सवालों के जवाब ढूंढने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं जवाबों में इन्हीं समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है, और यह जानना बहुत जरूरी है। दादरी कांड के बाद यूपी के कई जिलों में फैलाई जा रही है नफरत। कन्नौज, फतेहपुर में प्रतिमा विसर्जन पर बवाल। खुफिया अलर्ट के बाद भी आखिर क्यों फैल रही है आग? यूपी का दुश्मन कौन? यूपी में आखिर क्या हो रहा है? दादरी कांड के बाद से सूबे में जैसे लग रहा है कि कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। कहीं पर आस्था के नाम पर तो कहीं पर बीफ को लेकर लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। दादरी की घटना के बाद जो रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग ने सौंपी है वो भी अपने आप में चौंकाने वाली है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में खुला है कि दादरी कांड एक पूर्व नियोजित साजिश थी, कोई दुर्घटना नहीं। वहां भीड़ को हमले के लिए उकसाया गया था। खुफिया विभाग पहले से ही कह चुका है कि यूपी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपी में कौन है जो नफरत की राजनीति कर रहा है? आखिर कौन है जो यूपी के अमन चैन को बिगाड़ना चाह रहा है? मुजफ्फरनगर में दंगे के समय राहुल गांधी ने ये बातें कही थी कि दंगे के बाद से कुछ स्थानीय युवक आईएसआईएस के संपर्क में हैं, लेकिन राहुल के बयान को बहुत ही हल्के में लिया गया। दादरी की घटना के बाद खुफिया विभाग ने जो खुलासा किया उससे अधिकारियों के कान खड़े हो गए। खुफिया विभाग ने खुलासा किया कि यूपी में किसी बड़ी हिंसा की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कौन है वो जो यूपी के खिलाफ रच रहा है नापाक साजिश? यूपी के कई जिलों में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि अब यहां पर लोगों को रहने से भी डर लगने लगा है। दादरी की घटना के बाद से मूर्ति विसर्जन को लेकर
फतेहपुर और कन्नौज में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। कन्नौज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के चलते प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने जीटी रोड जाम कर दिया और उसके बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इकट्ठा भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव किया। इससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। यूपी की फिजाओं में आखिर कौन है जो जहर घोलने की साजिश कर रहा है? आने वाले 2017 में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले यूपी के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। खुफिया विभाग पहले ही यूपी पर सवाल उठाता रहा है कि आखिर कौन है यूपी का दुश्मन। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। सब कुछ साफ है। इंटेलिजेंस जो इनपुट लगातार मिल रहा है वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और खास तौर से सांप्रदायिक तनाव की बात ज्यादा सामने आ रही है। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ घटनाएं देखी उसके बावजूद भी प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। आखिरकार क्या कहा जाए? हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं हमारे इस पैनल में और बहुत अनुभवी लोग भी हैं हमारे साथ में। ब्रजलाल जी हमारे साथ में, रिटायर्ड डीजीपी हैं और निश्चित तौर पर अब वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वर्जन भी हमारे सामने आएगा। ब्रजलाल जी, स्वागत है आपका। पवन मनोचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी के होने के साथ साथ वो निश्चित तौर पर सरकार का भी पक्ष यहां पर रखेंगे। और हमारे साथ कमाल याकूब साहब कांग्रेस से इस समय मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है याकूब साहब हमारे इस कार्यक्रम में। और लगातार हम चर्चा इस बात की करेंगे कि आखिरकार क्यों सबक नहीं लेता है प्रशासन, एक सवाल, और दूसरा ये कि आखिरकार जब सब कुछ मालूम है फिर ये घटनाएं होती क्यों हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि के न्यूज ने इस खबर की गंभीरता को बहुत पहले ही दिखाया था। के न्यूज ने इस बात को साफ तौर से कहा था यहां पर कि उत्तर प्रदेश में खूनी खेल खेलना चाहते हैं लोग, और ये इंटेलिजेंस की इनपुट जो रिपोर्ट है खुफिया एजेंसियों की वो भी सामने आई थी। हम वो खबर आपको दिखाना चाहते हैं जो कि हमने 15 अक्टूबर को अपने चैनल पे ही ऑन एयर की थी और उस पर चर्चा भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा लगातार, चाहे गोंडा हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे कन्नौज हो, लगातार घटनाएं घट रही हैं। क्या कहा जाए? प्रशासन सो नहीं रहा तो फिर कर क्या रहा है प्रशासन? यूपी को दहलाने की रची जा रही है बड़ी साजिश। खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूपी के कई शहर आतंकियों के निशाने पर। आखिर यूपी में ही क्यों रची जा रही है साजिश? यूपी पर है किसकी नजर? यूपी पर लगता है किसी की नजर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे खुफिया तंत्र भी परेशान है। आखिर यूपी में कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? खुफिया विभाग की ओर से इंटरसेप्ट किए गए कुछ कोड से ये खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन अपने स्लीपर सेल के उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धमाकों की योजना बना रहे हैं। दादरी कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और आज ये खबर आ रही है कि खुफिया विभाग की ओर से इंटरसेप्ट किए गए कुछ कोड से ये खुलासा हुआ कि आतंकी संगठन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धमाकों की योजना बना रहा है। आतंकी संगठन दादरी और मैनपुरी में हुई हिंसा का बदला लेने के मकसद से ये साजिश रच रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आगरा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, इलाहाबाद समेत कई शहर पर आतंकियों की नजर है। खुफिया सूचना के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 7 पेज में इंटरसेप्ट किए गए संदेश में वीएचपी नेता अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया पर हमला करने का भी जिक्र है। इंटरसेप्ट के मुताबिक आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ लोग प्रदेश की महिला पुलिस अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनका साजिश में इस्तेमाल करेंगे। 28 सितंबर को यूपी के दादरी में बीफ खाने की अफवाह फैलने के बाद मोहम्मद अखलाक नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं 10 अक्टूबर को
मैनपुरी जिले में गाय की खाल को लेकर 2 युवकों की भीड़ ने पिटाई कर दी। उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। उनको बचाने आई पुलिस पर भी जानलेवा हमला किया गया था। यूपी में पंचायत चुनाव चल रहा है। 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी पर किसकी नजर है? आखिर कौन यूपी के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? कहीं दादरी और मैनपुरी की घटना भी कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और इन तमाम घटनाओं जिनका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, इन तमाम घटनाओं के तह में अगर जाएंगे ना तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बवाल इस तरीके से हो गया कि पूरे के पूरे शहर जलने लगते हैं। तो जब जलने लगते हैं तब तो प्रशासन नजर आता है, लेकिन उसके पहले प्रशासन कहां पर होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रशासन की निगाहें क्यों वहां उन संवेदनशील जगहों पर नहीं होती हैं जहां पर होनी चाहिए? हमारे साथ में लगातार खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ब्रजलाल जी से जरूर यहां पर जानना चाहेंगे, क्योंकि वो उनके पास अनुभव भी रहा है पुलिसिंग का भी और इंटेलिजेंस यूनिट्स का भी, और डीजीपी होने के नाते जब वो पूर्व में रहे तो उनके पास में कई ऐसी घटनाएं भी होंगी, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। ब्रजलाल जी, जो सवाल उठ रहा है वो ये कि उत्तर प्रदेश पर निगाहें हर किसी की लगी हुई हैं, इंटेलिजेंस इनपुट भी साथ में आए, लेकिन पिछले लगातार हम कई घटनाओं के जिक्र कर सकते हैं। दादरी का अगर हम कांड की बात करते हैं तो उसमें मालूम चला वहां पर बीफ था ही नहीं। हमने गोंडा का अगर जिक्र किया तो पता चला कि वहां पर भी मूर्ति विसर्जन का मामला था। कन्नौज का जब जिक्र कर रहे हैं वहां पर भी मूर्ति विसर्जन का ही मामला था। फतेहपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, मूर्ति विसर्जन का मामला था। काशी में जो दुर्घटना हुई, जो कि रात में निहत्थे साधु संतों को पीटा गया, वहां पर भी मूर्ति विसर्जन का मामला था। जब ये सारे मामले सामने आ ही रहे हैं और इन्हीं पैटर्न पे तमाम वारदातें हम देख रहे हैं, तो फिर सरकार उनका इंतजाम पुख्ता तौर पर क्यों नहीं करती? ब्रजलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके लिए मैं सबसे बड़ा मानता हूं जिम्मेदार प्रशासन को। जिला प्रशासन, चाहे पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट एसपी एसएसपी हो, जिला मजिस्ट्रेट हो, ये सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं जिले में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। त्योहार ये मूर्ति पूजा का, दुर्गा पूजा में विसर्जन का, मुहर्रम का, ईद बकरीद, ये जितने भी त्योहार हमारे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं और इसके लिए पहले से ही इंतजाम किया जाता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जिसका यही जिम्मेदारी है डीएम एसएसपी को अलर्ट करे कि क्या यहाँ पर कौन सा असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, क्या कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है और हमेशा इसमें मुकम्मल व्यवस्था की जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं 4.5 बरस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा हूँ, एसटीएफ एटीएस चीफ भी रहा हूँ और उसके बाद डीजीपी रहा हूँ। 5 साल प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन आज इधर ये क्यों हो रही है? कई बार कहा जाता है फला राजनीतिक पार्टी का हाथ है, फला का हाथ है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है उस समय 5 सालों में यही राजनीतिक पार्टियां थी, यही पुलिस फोर्स थी, यही एसपी थे, यही सब इंस्पेक्टर थे, क्यों नहीं हुआ? सबसे चीज होती है सरकार का रुख और अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाता है कि कुछ हो गया तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। नहीं, आपने जो ये बात कही, आपने ये बात कही ब्रजलाल जी कि यही इंस्पेक्टर थे, यही दरोगा थे, लेकिन वो थे कहां पर? वो कौन से पद पर थे? वो साइडलाइन थे या वो पावर में थे? उनकी कितनी चलती थी, या जिनकी तब चलती थी उनकी अब चल रही है कि नहीं चल रही है? ये तमाम ऐसी बातें जिनको भी देखना बहुत जरूरी है बदले हुए माहौल में। फिलहाल यहां पर एक हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद में कन्नौज की जो सूरत हाल है, हम उस पूरे के पूरे सूरत हाल के बारे में अपने संवाददाता राहुल त्रिपाठी से भी बात करेंगे कि इस समय के हालात क्या हैं और वहां पर कहां पर किसकी लापरवाही रही, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता राहुल त्रिपाठी से। और बात मैं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। आखिरकार नजर किसकी लगी है उत्तर प्रदेश पर? हमारे साथ इस वक्त कन्नौज से हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी मौजूद हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की सूरत हाल कन्नौज में क्या है और दरअसल यह घटना क्यों इतनी बड़ी हो गई, लापरवाही कहां पर रही और क्यों प्रशासन उनको नियंत्रित नहीं कर पाया, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत भी हुई? जानना चाहेंगे तफसील से आपसे।
देखिए मनीष, घटना की इबारत कल से ही लिखनी शुरू हो गई थी। इतनी बड़ी जब यात्रा गुजर रही थी, सबको मालूम था, प्रशासन को भी कई लोगों ने, समाज के कई तबकों से बराबर ये आवाजें उठ रही थी कि लाखन तिराहे पर कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन उसका कोई भी उचित प्रबंध वहां पर नहीं था। वहां पर घटना हुई, घटना के बाद भी कई घंटों तक जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक क्षमता पर भी एक बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ है मनीष जी। और आपसे हम यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, खबरें ये भी थी, वो कौन लोग थे या वो किस तरीके की वारदात वहां पर हुई जब एक वहां कोतवाली के जो इंस्पेक्टर है उनके साथ में अभी अभद्रता की गई? यानी कि हम ये मानेंगे कि प्रशासन ने शुरुआती तौर पर चीजों को रोकने की कोशिश की, जब ये बवाल हुआ तो पुलिस ने उन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर वहां पर कोतवाल की पिटाई करने की हिमाकत की गई। इसके बारे में क्या खबर आपके पास? वहां पर तुरंत जो भीड़ थी, उस भीड़ ने जब एकदम इतनी बड़ी घटना हो गई वहां पर, तो भीड़ ने जो भी सामने उनके पुलिस का प्रशासन के लोग आए, तो भीड़ ने उनसे जद्दोजहद की और उसमें कोतवाल के भी साथ में लोगों ने हाथापाई करने की कोशिश की। और उसके बाद में तो पूरे शहर में जगह जगह कई गुटों में एकदम बवाल ही होने लगे। तो वो यहाँ पर यह भी एक सवाल और उठता है कि लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, कल शाम के 6 बजे की घटना थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, किनको किनको गिरफ्तार किया, किनके किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और प्रिकॉशनरी मेजर क्या क्या उठाए वहां के प्रशासन ने? पुलिस ने अभी तक केवल एक न्यूज था उसमें, जो जिन लोगों, पुलिस का ही कहना है, अभी तक कोई भी सार्वजनिक रूप से ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की तरफ से बताया गया, ना तो उनके अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि किन किन के खिलाफ कार्रवाई, किन किन के नाम है एफआईआर में। लेकिन केवल एक आदमी की ये कहा जा रहा है पुलिस के सूत्रों के द्वारा कि जिस एक आदमी का नाम एफआईआर में है वो आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा साहब मौजूद हैं कन्नौज से। अनुज जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है, आप क्या हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? उत्तर प्रदेश में तमाम लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल नियंत्रण में है और काफी संख्या में बल और मैजिस्ट्रेट वगैरह की डिप्लॉयमेंट है प्रॉपर, और जनता को भी जो है पूरा कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उनको ये बताया गया है कि पुलिस और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और कार्य कर रहा है, तो सहयोग करें। और इसमें जनता का सहयोग भी मिल रहा है। जिस परिवार के व्यक्ति के साथ ये दुर्भाग्यजनक घटना कल हुई थी, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, वो कार्रवाई से संतुष्ट हैं। जो मुख्य आरोपी उसमें था, जिसने की ये घटना कार्य करी थी कल, तो वो गिरफ्तार भी हो चुका है। इस बात की संतुष्टि भी परिवार वालों को है। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं उनको कार्रवाई पे भरोसा है, जनता को भरोसा है, और पूरी तरीके से अभी जो है यहाँ कानून का राज स्थापित है। बहुत अच्छी बात है अनुज जी, कानून का राज स्थापित है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर उठ रहा है, वो ये कि लगातार हम उत्तर प्रदेश के कई शहरों का जिक्र कर रहे हैं और हमने देखा पिछले कई शहरों में तनाव हुआ, तो क्या व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी? क्योंकि एक इंसान की जान चली गई है, वो वापस नहीं आ सकती है। देखिए, दूसरे शहरों के लिए तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक जो है आइसोलेटेड घटना हुई, एक जगह एक घटना हुई, और क्योंकि व्यवस्थाएं पर्याप्त थी तो इसीलिए उसको कंटेन कर पाए हम लोग। कल रात को करीब 20 और ट्रैक्टर्स ऐसी थी जिसके मूर्तियां थी जो रुक गई थी, जिनका विसर्जन नहीं हो पाया था। लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं पर्याप्त थी और जनता को भी जो है इस पे ये विश्वास था कि कार्रवाई ठीक हो रही है, तो सही समय पे उनका भी विसर्जन हुआ। जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम होने के बाद वो भी जो है अपने लाश को लेकर के गए, उसको भी डिस्पोज ऑफ किया। तो जो है पर्याप्त, तभी ये सब हो पाया, वरना नहीं हो पाता बात है। लेकिन एक चीज यहां पर और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी जनसंचार के माध्यम है, आपने 3 बार ये बात कही कि जनता को विश्वास में लिया गया, लेकिन जो भी जनसंचार के माध्यम है उनको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और यही वजह है कि गलतफहमी जरूर पैदा हो रही है। कहीं यह खबर आ रही है कि कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, कहीं यह खबर आ रही है कि धारा 144 लगी हुई है, कहीं यह खबर आ रही है कि सब कुछ ठीक है और अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंफ्यूजन इसलिए भी है कि कोई आपकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रॉपर जानकारी अभी तक वहां के पत्रकारों को नहीं दी गई। नहीं, लगातार जो है सारे पत्रकार जो है हमारे साथ भी घूमे हैं, शहर में भी घूमे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से भी जायजा लिया है और पूरे दिन बात हुई है।
ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप है नहीं। मैं जरूर ये क्लियर कर दूं कि 144 जो पहले से ही जिले में लगा हुआ है, उसका ही जो सही इम्प्लीमेंटेशन है उसी के तहत पूरी कार्रवाई हो रही है, अलग से और कोई आदेश नहीं। मानो कि अब कर्फ्यू नहीं है, धारा 144 लागू है और वो इंप्लीमेंट की जा रही है। जी जी जी। इसके अलावा इस समय की स्थिति क्या है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ बता सकते हैं आप इस बारे में? की संख्या आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये जो है उनका मैटर ऑफ डिटेल है, लेकिन जो जिसने मुख्य रूप से ये घटना कारित करी थी वो निश्चित रूप से गिरफ्तार हो गया है और बाकी लोगों पर भी और कार्रवाई चल रही है। जी, कोई और प्रिकॉशनरी मेजर आप उठाने जा रहे हो और जनता को आप कुछ कहना चाह रहे हो? यही है, कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे, बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, हम लोग कमांड में हैं और पर्याप्त संख्या में हमारे पास बल है, किसी को भी कोई उपद्रव कारित नहीं करने दिया जाएगा, किसी को भी कोई डिस्टर्बेंस कारित नहीं करने दिया जाएगा, तो भरोसा रखें और बिल्कुल किसी अफवाह पर ध्यान दें। जी, शुक्रिया आपका अनुज जी, हमारे साथ में जिलाधिकारी कन्नौज जो कि मौजूद थे, जो ये कह रहे थे कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। लेकिन सवाल बड़ा है, सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति की जान चली गई। और मैंने ये सवाल जिलाधिकारी कन्नौज से इसलिए कहा था कि अन्य शहरों को, अन्य शहरों के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम उनसे सीख ले लेनी चाहिए थी। कानपुर का अगर हम जिक्र करें तो कानपुर में आज जुलूस निकल रहा है एक संप्रदाय विशेष का, और कन्नौज और फतेहपुर की घटनाओं को देखते हुए आज एक्स्ट्रा प्रिकॉशन यहां पर लिए गए, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना कानपुर में ना घटे। और यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमें सीख लेने की आदत डालनी चाहिए। हालांकि अब कन्नौज में जो हुआ वो तो हो ही चुका है। हमारे संवाददाता राहुल लगातार मौजूद हैं। राहुल, जो कुछ कहा जिलाधिकारी कन्नौज ने, क्या आप उस बारे में तस्दीक करेंगे कि जनसंचार के माध्यमों को विश्वास में लिया गया? शायद राहुल हमारे साथ में मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे कमाल याकूब साहब, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, दोषी कौन है? देखिए, ये जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे किसी न किसी का तो मकसद हल हो रहा है, क्योंकि 2017 में जो होने वाले चुनाव हैं, उस चुनाव में जो वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये उसकी एक साजिश है। 2 दिन पहले आप ही ने कहा था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 187 जिलों में इस तरह की घटनाएं कराने की साजिश की जा रही है, और उसके बाद भी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है, और घटनाएं दिन पे दिन एक जिले में, दूसरे जिले में, तीसरे जिले में होती चली जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि इन घटनाओं से जिसको सांप्रदायिकता फैलाकर और वोटों का ध्रुवीकरण करके जिन लोगों को फायदा होना है, जाहिर सी बात है कि वही इसके पीछे हो सकते हैं। कमाल याकूब साहब, देखिए, कांग्रेस ने कभी भी सांप्रदायिक कमाल याकूब साहब, ये घिसा कभी सांप्रदायिक लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाया। कमाल याकूब साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, ये घिसा पिटा टेप है जो पिछले 6 दशकों से इसी तरीके से बज रहा है कि कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं जो कि मौके का लाभ उठाना चाह रही हैं। अरे भाई, मैंने यही तो आपसे सवाल किया है कि दोषी वो लोग हैं जो इस पूरा का पूरा लाभ उठा रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं, या दोषी वो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कम से कम अगर कोई तनाव फैलाता है तो उसको एक बार इस तरीके से सेटल डाउन कर दीजिए ताकि अगली बार कोई हिमाकत ना कर सके। तो हमें एक पॉइंट करना पड़ेगा। मैं पूरे ग्रुप को दोषी नहीं दे सकता हूं, एक जो नेता होगा उसी को तो दोषी दिया जा सकता है। कमाल याकूब साहब, पिन पॉइंट करिए। जी, इसके लिए कम से कम जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिला प्रशासन को चाहिए, डीएम एसएसपी जो पूरे प्रशासन के जिम्मेदार हैं, अगर जिला प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार का रूप होता है, ये लोकल इंटेलिजेंस के जरिए। आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया कमाल याकूब साहब कि जिला प्रशासन जिम्मेदार है। पवन मनोचा साहब, जिला प्रशासन सरकार का एक छोटा स्वरूप होता है और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम करता है। क्या कहेंगे आप, जिम्मेदारी सरकार की, जवाबदेही सरकार की। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो लगभग 26-27 लोग मारे जा चुके हैं, और इस घटना का अगर जिक्र कर लें तो लगभग ये 30 संख्या पहुंचती है। जनवरी से लेकर जून तक के रिकॉर्ड की अगर हम बात कर लें, 30 लोग सिर्फ सांप्रदायिक तनाव और दंगों की भेंट चढ़े हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे आप? भीड़ की शक्ल में जो लोग नफरत फैलाने की खेल रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं,
भीड़ की शक्ल में आके जहां पर देखिए आप माहौल खराब करने की पूरी कोशिश उनकी होती है। प्रशासन का काम है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर, अभी आप देखा होगा कन्नौज के कर्फ्यू भी खुल गया है, 24 घंटे के अंदर वहां पर काबू पा लिया है। जिस तरीके से भीड़ की शक्ल ने दादरी की हिंसा की, कुछ लोग जो अराजक, जो बाहर से आ गए हैं, जो यहीं के लोग हैं, कुछ क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार लोकसभा के चुनाव के पहले भी एक साजिश रची गई, उसके बाद फिर से 2017 के चुनाव को, क्योंकि विकास के रूप में कहीं ना कहीं देख चुके हैं वो कि जो विकास की बात होती है तो समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी है। समाजवादी पार्टी के श्रीमान प्रदेश के मुखिया जैसा मैंने अभी विकास करके दिखाया। श्रीमान पवन मनोचा जी, जैसा अभी मैंने कमाल याकूब से कहा, बात न करके मनोचा जी मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे यहाँ के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, इस राम रहीम की परंपरा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कमाल याकूब साहब से कहा कि ये बहुत पुराना घिसा पिटा टेप है और उनको मैंने रोका। ठीक उसी तरीके से मैं आपको भी रोकना चाहूंगा कि जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये भी बहुत घिसा पिटा हुआ टेप है। वो फायदा उठाना चाहते हैं और आप फायदा उठाने दे रहे हैं, यानी कि मिली भगत दोनों ही लोगों की है, दोनों ही लोगों का उल्लू सीधा हो रहा है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि आखिरकार आप जो कुछ लोग का जब जिक्र करते हैं ना, तो कुछ लोग में वो कौन से लोग हैं अगर आपको ही नहीं पता होगा तो क्या हमको पता होगा क्या? आप सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आपको पता होना चाहिए वो कौन है कुछ लोग, और उनको पिन पॉइंट करना चाहिए ताकि आगे वो ये शरारत ना कर सके। लेकिन आप वो भी नहीं करना चाहते, आप भी चाहते कि चीजें इसी तरीके से बढ़ती रहें। 2017 नजदीक है और लगातार जब हम समस्या के समाधान में जाने की कोशिश करते हैं तो चाहे वो अपना हो या पराया हो, हमें यह सिद्ध करना पड़ता, हमें यह बताना पड़ता कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है और छुपाने की कोई बात नहीं होती है। हमारे साथ में कन्नौज के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी ये बात कही कि अभी हम नहीं बता सकते, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसको कप्तान बताएंगे। लेकिन हमारे पास जो अब तक की इंफॉर्मेशन हमारे संवाददाता के द्वारा, उन्होंने यही कहा है कि ऑफिशियली अभी तक ये नहीं बताया गया कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किसके किसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, और साथ ही साथ ये भले ही डीएम बोल रहे हो कि तमाम पत्रकार हमारे साथ थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी ही नहीं गई कि क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर उठाए गए हैं। जब यह सवाल खड़ा होता है तो सवाल इसके पीछे भी आता है कि जब यात्रा निकलनी थी तब आप क्या करें, तो क्या कुछ आपने सुविधाएं या क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की? ये कई सवाल हैं और ये कोई एक शहर का मामला नहीं है, कई शहरों का मामला है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान मौजूद हैं। पवन मनोचा जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात हम आपसे कर रहे थे और हम आपसे करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुख फतेहपुर की तरफ भी कर लेते हैं क्योंकि वहां पर भी तनाव की स्थिति है और बहुत जबरदस्त तनाव की स्थिति है और मामला वही मूर्ति विसर्जन का है। मनोज मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनोज, इस वक्त के ताजा सूरत हाल फतेहपुर के क्या है? मनीष, आपको बता दें कि मैं अभी अभी मंडवा गांव से ही चला हूं और वहां के हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हैं कि इसका रिएक्शन है कि हाथों में कांटा, बल्लम और सब लेके लोग क्या कहते घूम रहे हैं गांव में एकजुट होकर और किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि IG, DIG, कमिश्नर और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और 20 कंपनी PSियां वहां पड़ी, उसकी हिम्मत नहीं पा रही कि गांव के अंदर घुसे। यहाँ तक आपको बता दें कि जिस समय हम लोग गांव पे घुसे, गांव वालों ने हम लोग के भी ऊपर अटैक कर दिया और क्या कहते अगर 2-3 लोग 25 के ना होते तो शायद हम लोग के साथ कोई हादसा होता। मनोज, ये तो बहुत स्थिति खतरनाक है जिस तरीके से आप बयां कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर में एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हो जो कि किसी की सुनी नहीं। आप कह रहे हैं कि इतनी कंपनी PSC वहां पर पड़ी हुई है और सारे के सारे अधिकारी IG, DIG सब मौजूद है, लेकिन अंदर कोई उस गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा। वजह क्या है? ये कौन लोग हैं? ये आपको बता दें कि कल मूर्ति विसर्जन को लेकर जिस समय जा रहे थे उसी समय दूसरे संप्रदाय के लोगों ने वहां पथराव शुरू किया। उसके बाद से रिएक्शन बढ़ा और उनकी मूर्तियां वहीं छोड़ के भागे, उनमें आगजनी की गई, सब किया गया। उससे नाराज अब दूसरा ग्रुप जो है वो इसमें क्या कहते अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उन्होंने अपना कांटा, बल्लम और हाथों में सरिया लेकर गांव में एकजुट होकर घरों में बैठे हैं और किसी को नहीं घुसने दे रहे हैं। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? वो कुछ कर पाएंगे, तमाशा देखेंगे?
अधिकारी बराबर वहां पे प्रयास कर रहे हैं और दोनों पक्षों से वार्ता का दौर शुरू किए हुए हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब यह शोभा यात्रा निकलनी थी, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होना था, तो आपकी जानकारी के मुताबिक क्या वाकई वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी, या मार्ग का जो चिन्हीकरण होता है कि इस रास्ते से यह शोभा यात्रा निकलेगी, क्या इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की थी। 2 होमगार्ड केवल चल रहे थे उस समय। जी, 2 होमगार्ड के सहारे पूरी की पूरी यात्रा निकाली जा रही थी। मूर्ति विसर्जन के बाद में किस तरीके से हालात बिगड़े, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। वो जब मूर्ति के लिए जा रही थी तो उसको रास्ते को लेकर विवाद था। उधर से लोग नहीं चाहते थे कि मूर्ति निकले, लेकिन लोगों का कहना था मूर्ति स्थापित करने वालों को कि हमारा 10 वर्षों से इस मार्ग से निकल रहा, हम इधर ही से जाएंगे। इसी बात से लेकर पथराव और गोलियां शुरू हो गई। एक तरफ से गोलियां चलने लगी, पथराव होने लगा। जी, और ये भी साफ होना चाहिए कि गोलियां चलती क्यों हैं, आग्नेयास्त्र होते क्यों हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं, हमला करने के लिए होते हैं। ये भी जिला प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम ऐसे त्योहारों के मौके पर जरूर ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोज, आपका तमाम जानकारी के लिए। पवन मनोचा जी आप हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रजलाल जी भी मौजूद हैं, कमाल याकूब साहब भी मौजूद हैं। पवन मनोचा जी, हमारे संवाददाता अभी मनोज मिश्रा फतेहपुर से बता रहे थे कि 2 होमगार्ड के सहारे आपकी सरकार शोभा यात्रा निकलवाना चाहती है, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। देखिए, शोभा यात्रा जो है वो एक जगह से नहीं निकलती है। कई छोटी छोटी गलियों में आजकल हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा और तमाम कार्यक्रम हम लोग करते हैं, तो छोटी छोटी गलियों से कई यात्राएं निकलती हैं एक साथ विसर्जित के लिए। कई जागरण होते हैं, कई दुर्गा पूजा लगती हैं। तो हर जगह प्रशासन की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उनका अपना अपना उन्होंने जैसे जरूरत समझी की होगी। जहाँ सर एक विवाद की बात आई है, जो एक विवाद एक सामने हो गया, ये कहाँ से ये चीज़ चली है, ये आपको सोचना पड़ेगा मनीष जी। ये दिलों में जो नफरतों की आग है, ये कहाँ से आई है? आज हम एक दूसरे को अजनबी क्यों समझने लग गए इस देश में, जहाँ हम लोग राम रहीम की परंपरा करते हैं? ये चीज़ पे भी हमको जाना पड़ेगा। ये वहीं से चल के आई है। जिस तरीके से दादरी का कांड कराया गया, जिस तरीके से आज प्रवीण तोगड़िया साहब कैसे कैसे भाषण बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से और भी नेता ये सब बयान दे रहे हैं, इनको सोचना पड़ेगा। ये जो आग है आज ये नौजवानों के अंदर बढ़ती जा रही है। हमारे बुजुर्गों को और हमारे सबको प्रशासन के साथ मिलकर आगे आना पड़ेगा। हमारे घर के बड़े सब लोग आगे आए और ये जो आग बढ़ रही है, ये नफरतों की आग फैल रही है, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, ताकि ये जो छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ा रूप ले रही हैं। और प्रशासन को भी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पर काम करना पड़ेगा। प्रशासन अपना काम करेगा। जैसे अभी आपके संवाददाता ने बताया कि प्रशासन वहां पर दोनों लोगों से वार्ता करने का काम कर रहा है, दोनों संप्रदाय से वार्ता करने का। जरूर मैं आपको बताऊं, कोई ना कोई निकलेगा। और फिर से जहां ये आग लोग फैलाने वाले हैं, जो ये ताकतें हैं जो हम लोग को अलग करना चाहती हैं, ये कहीं ना कहीं गर्द में जाएंगी। ये आप लिख के रखिए। ब्रजलाल जी, इसकी बुनियाद में क्या है? जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे बीच नफरत पैदा हो रही है, मोहब्बत खत्म हो रही है, और ये इसकी बुनियाद में है। क्या कहेंगे आप, कौन है जो नफरत फैला रहा है? तो ये नफरतें खत्म करना, हम लोग के नफरतें बढ़ा रहे हैं। मनीष जी, व्यवस्था जो होती है, ये हुआ नहीं जब प्यास लगी तो आप कुआं खोदेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं 4.5 बरस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल डीजी और डीजीपी रहा हूं 5 साल तक, और नहीं हुआ। उसकी पहले व्यवस्था की जाती है। नंबर 1, प्रशासन की क्रेडिबिलिटी, लोगों को जनमानस में पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति विश्वास हो कि सही कार्रवाई होगी। ब्रजलाल जी, आपको एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में फतेहपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। इस समय ताजा सूरत हाल फतेहपुर के क्या है? राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। किस तरह की सूरत हाल इस समय फतेहपुर में है? फतेहपुर में स्थिति इस समय बिल्कुल नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है। हम सभी अधिकारी इस समय मंडवा विलेज में ही मौजूद हैं। इस समय हम लोगों ने यहाँ पर आज शाम से 5 कंपनी की थी और एक कंपनी RAF भी डिप्लॉय कर दी है, और जगह गाँव में पिकेट्स लगा दी हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, पूरी तरह शांति बनी हुई है। जी, तनाव लेकिन अभी बना हुआ है? नहीं, तनाव नहीं कह सकते, शांति है। थोड़ा सा लोगों में एप्रीहेंशन है, जिसको हमारी टीम्स जाके गाँव में जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, और उसका जो एप्रीहेंशन है, जो शंकाएं को दूर कर रही है।
जी, जो हमारे पास जानकारी आई है राजीव जी, हमारे संवाददाता के जरिए, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि गांव में जबरदस्त तनाव है। गांव में अभी भी आग्नेयास्त्र और तमाम जो घरों में अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं उनको लेकर लोग घूम रहे हैं, और आप लोग भी गांव के बाहर ही हैं, गांव के अंदर अभी आप लोग पहुंच नहीं पाए हैं। ये बात पिछले 2 घंटे पुरानी है, और उन्होंने इस तरीके से जो सूचना दी है उसके मुताबिक अभी स्थिति जो है बहुत तनावपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही नहीं है। मैं सही जानकारी आपको दे दूं कि जितने भी विलेज हैं सब जगह हमारी पिकेट्स लग गई हैं, सब जगह गांव के अंदर पुलिस फोर्स मौजूद है। हम लोग भी गांव के अंदर ही इस समय हैं, गांव वालों से बातचीत भी हो रही है, और ऐसी कोई तनाव की स्थिति इस समय नहीं है, ना ही कोई घटना हुई। चलिए, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि जब मालूम है कि शोभा यात्राएं निकलनी है, विसर्जन होना है, तो क्या मार्ग का चिन्हीकरण पहले से किया गया? पहले से क्या बताया गया कि आप इस मार्ग से निकलेंगे? क्योंकि सारा विवाद मार्ग को ही लेकर हुआ, और उसके बाद पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम उस वक्त नहीं थे जब शोभा यात्रा निकल रही थी। नहीं, इंतजाम था, और शांति समिति की बैठक थाने में हुई थी, उसमें मार्ग तय हो गया था। और जिस समय ये जुलूस निकल रहा था, आपको ये बता दूं कि हमारे जिले में 1000 से ऊपर जुलूस दुर्गा प्रतिमा के हैं, और उनको सबको कवर कराया गया था, और यहाँ पर भी पुलिस फोर्स मौजूद था। लेकिन 2 पक्षों में टकराव हुआ, जिसकी वजह से घटना हुई है। जी, 2 पक्षों में तनाव हुआ और उसकी वजह से घटना हुई। लेकिन जो जानकारी, अगर आपने खुद कहा कि शांति समिति की बैठक करवाई, आपने मार्ग का चिन्हीकरण करवा दिया, सुरक्षा के इंतजाम भी थे, तो फिर ये बात कुछ विरोधाभास उत्पन्न होता है यहाँ पर आपकी ही बातों में। राजीव, नहीं, विरोधाभास कुछ नहीं है, आप तो ठीक से समझ रहे हैं। ये मार्ग विनिश्चित था, लेकिन क्योंकि जुलूस निकल रहे हैं, मुहर्रम के भी निकल रहे हैं, दुर्गा प्रतिमा के भी निकल रहे हैं, 2 पक्ष ओपन में जहाँ पर भी जुलूस निकलते हैं, कोई मतभेद भी आता है तो अब सामने सामने आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि उसको कैसे नियंत्रण कैसे किया गया स्थिति को, तो पूरी तरह हम लोगों ने नियंत्रण किया मौके पे पहुंच के, और इसके बाद कोई घटना नहीं हुई है। क्या कार्रवाई की गई, कुछ जानकारी देंगे? अभी तक जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की गई, क्या कार्रवाई की गई? FIR लॉन्च हो गई है, और FIR लॉन्च होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और दबिश की कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, खासतौर से फतेहपुर के बारे में। तो फिलहाल जिलाधिकारी के मुताबिक चीजें ठीक हैं, लेकिन हमारे संवाददाता, वही बात आती है सरकारी सूत्रों के हिसाब से और गैर सरकारी सूत्रों के हिसाब से। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है, जिलाधिकारी कह रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल में है। और यह भी सवाल यहां पर उठा, हालांकि बहस को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था मैं, कि विरोधाभास खुद जिलाधिकारी की बातों में भी आया। वो ये कि उन्होंने स्वयं कहा कि शांति कमेटी की एक मीटिंग भी करवा ली गई, मार्ग का चिन्हीकरण भी हो गया, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी थे। जब सब कुछ था तो फिर ये गोलियां और पथराव कैसे हो गया? सवाल अपने आप में ही कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जब बात समाधान की होती तो निश्चित तौर पर हमें साफ साफ कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए कि आखिरकार दोषी कौन है, गलतियां कहां पर होती हैं। और जब बात समाज की है, समाज का हर कोई अंग है और समाज में ही शांति हो, तो समाज के ही लोगों से छिपाने की जब बात होती है तो थोड़ा नागवार गुजरती है। और वो इसलिए भी कि आखिरकार छिपाने की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। ब्रजलाल जी, आप कुछ अपने अनुभव के बारे में जिक्र कर रहे थे, और दरअसल बात ये आ रही थी, कौन है जो नफरत फैलाना चाहता है? जो व्यक्ति समाज में रहता है, मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि अगर वो नफरत समाज में फैलाना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उसमें उसका भी अहित होगा। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नफरत फैलाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको भी कामकाज होते हैं, उसको भी बाजार जाना पड़ता है, कर्फ्यू अगर लगता है तो उसके यहां भी दूध नहीं आ पाता है। इसलिए कम से कम समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नफरत फैलाना नहीं चाहता। फिर वो कौन है जो नफरत की आग पर अपनी रोटियां सेकना चाहता है? ब्रजलाल जी। ये टोटल मैं कहूंगा इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी जिले में डीएमएसपी की, कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है जी। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी यह है कि यह निष्पक्ष है, किसी पर बिना किसी राजनीतिक दबाव के जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेगा जी। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है जन सहयोग। मैं आपको ये लूंगा, 2010 में जजमेंट होना था अयोध्या का, मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, बिहार चुनाव चल रहा था, फोर्स मांगी गई थी, 700 कंपनी नहीं मिली थी, 50 कंपनी खाली मिली थी, जो लखनऊ और इलाहाबाद
दोनों जो है हमारे हाईकोर्ट इसमें लग गई थी। उस समय मैंने एक तरीका ढूंढा था पब्लिक का जन सहयोग, और मैं हर जिलों पर, पश्चिमी जिलों में मैं गया था, मध्य क्षेत्र में डीजीपी करमवीर सिंह साहब थे, और ईस्टर्न क्षेत्र में गए थे फतेह बहादुर सिटी होम। हमने वहां दोनों समाज के हिंदू मुस्लिम उन्हीं को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार बनाया था जी। उनका मैंने सहयोग प्राप्त किया, क्रेडिबिलिटी मिली, और 2010 के अयोध्या जजमेंट में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल मैं एसएसपी था 91, निश्चित तौर पर आपके प्रयास सराहनीय रहे हैं ब्रजलाल जी, निश्चित तौर पर आपके प्रयास सराहनीय रहे। लेकिन कम से कम हमने आप 1.5 वर्ष मेहनत किया था। जी, मैं आपको रोक रहा हूं ब्रजलाल जी, कम से कम आपने जिस तरीके से काम किया, लोगों को और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को आपसे जरूर सीख लेनी चाहिए, और आपका जो अनुभव रहा है उससे भी कुछ सीखना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुब्रत पाठक इस समय कन्नौज से मौजूद है। सुब्रत जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये घटना हुई कन्नौज में? देखिए मनीष जी, ये घटना का जो सीधा कारण कन्नौज में जो घटना घटी है, ये निश्चित रूप से एक सोची समझी रणनीति है, और सबको मालूम है कन्नौज में ये लाखन तिराहा का जो घटनाक्रम है, ये पूरा ये एक संदिग्ध एरिया है, और ये पूरी तरीके से ये मामला जो है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा ही रचा गया है जी। और सुब्रत जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में नवाब सिंह यादव भी इस समय मौजूद है, कन्नौज से ही मौजूद, चीजें साफ हो जाएं तो बेहतर है। नवाब सिंह यादव जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। सुब्रत पाठक भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ समाजवादी पार्टी के द्वारा रचित है, ये पूरा सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के द्वारा यात्रा जा रही दुर्गा जी की, वहां पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं, पहले पुलिस के साथ भिड़ते हैं, पुलिस से बदतमीजी करते हैं जो रक्षा के लिए, और हर कार्यकर्ता उसमें दारू पिए है, और वो वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, मुस्लिमों को गाली देते हैं, या तो वहां तो एक दुर्गा माता की जय बोलना है, ना कि वंदे मातरम का है। ये इस तरीके की तमाम चीजें जिनका कोई अर्थ नहीं था, उन बातों को वहां पर किया गया, दारू पी के बवाल काटा गया। मैं ये किसी पक्ष की बात नहीं करता हूँ, जो घटना हुई मैं उसकी निंदा करता हूँ, और उन दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जिन लोगों ने घटना की। लेकिन ये भाजपा के द्वारा पहली घटना नहीं, जब भी कुछ होता है तो भाजपा के लोग कुछ करना तो चाहते नहीं, काम नहीं करना चाहते हैं, केवल धर्म के नाम पर संप्रदाय के झगड़े करके, माहौल खराब करके लाभ लेना चाहते नहीं। तो वहां पर और भी बातें आती हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी भी आती है, उसको लेकर भी हम जिक्र करेंगे। सुब्रत पाठक जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वहां पर जो दुर्गा माता की जय के नारे लगने चाहिए, जैसा कि नवाब सिंह यादव कह रहे हैं, वहां पर नारे कुछ और लग रहे थे, भड़काने वाली बातें हो रही थी? क्या आप इस बात से सहमत हैं सुब्रत पाठक? नहीं, बिल्कुल मुझे इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो वहाँ वीडियो फुटेज बनाना चाहिए था। जब प्रशासन कन्नौज से हर जगह पर वीडियो फुटेज बनाता है, वो जो संवेदनशील एरिया था और सबको मालूम है कि वहाँ के ऊपर एक गंभीर घटना हो सकती है, तो उसके बाद वहाँ के ऊपर इस तरीके की हरकत क्यों नहीं की गई? और फिर जिसने भी इस तरीके का मामला किया है, वहाँ के ऊपर इंस्पेक्टर भुल्लन यादव के साथ मारपीट भी हुई है। किन लोगों ने मारपीट किया, जरा चिन्हित हो जाए ना। जिन लोगों ने घटना की है वो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हर तरीके से ये पूरी तरीके से, अब पहले का जो मामला बताया, समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि यहाँ लोगों की मार पड़े और लोग रोए भी ना। आज उस बेचारे जो जिसकी मृत्यु हुई है महेश की, उसकी लाश तक को घर पे नहीं आने दिया। वहाँ के लोगों ने जब जाम लगाया तो उसमें भी कहा गया बीजेपी के लोग थे, जबकि बीजेपी का कोई आदमी नहीं है। हम तो कहते हैं अगर कोई भी बीजेपी का आदमी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन झूठे मुकदमे लगवाना, लगातार अपने आप को छिपाना, हर घटना के पीछे अपने को छिपाना, अपने लोगों के द्वारा घटना करवाना, और समाजवादी पार्टी की जो बात यहाँ पर नवाब सिंह यादव कह रहे हैं, इस बात से आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि लोग नशे में थे? वहां पर लोग देश का नाम लेके और मुर्दाबाद कह रहे थे। लोग जिस तरीके से अगर भगवान की यात्रा निकालें, देवी की यात्रा निकालें, तो उनके भजन कीर्तन की बजाय कुछ और करे, तो इस बात से आप सहमत नहीं है? देखिए, अगर किसी ने इस तरीके का देवी जी ने फुटेज देंगे, बोलो राजनीति करना छोड़ेंगे, हम फुटेज दिखाएंगे। कल अस्पताल में बोल रहे थे, अगर किसी ने इस तरीके का नारा लगाया तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरी नवाब सिंह जी बोलिए। ऐसा क्यों आए? पाठक जी जिला अस्पताल में मृतक के साथ दुख संवेदना प्रकट करनी चाहिए। उस परिवार को हर तरीके से
सांत्वना बढ़ानी चाहिए, मदद करनी चाहिए। वहां पे कह रहे थे, मैं वहीं पे था कि एक के बदले 5 मारो और ताजियों में आग लगा दो। उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई है? ये लाशों पे राजनीति की जाएगी। ये पूरी तरीके से तो ये बोलो, ये क्या शर्त लगाएंगे? इनके साथ संजय मिश्रा थे, क्या शर्त इनकी होगी? मैं अगर आवाज तेज करके दिखा दूं, इन्हें सुना दें, क्या हारेंगे क्या जीतेंगे? ये राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरे मुंह से इस तरीके की कोई बात निकली हो। अगर मेरे मुंह से कोई बात नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। नहीं तो आप इस्तीफा आप दिखा देंगे, सुना देंगे, सुना देंगे। पर वो जो मृतक परिवार है उनसे भी करवा देंगे। अगर उस मृतक परिवार को समझाना चाहिए, उनके दुख में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हर तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि भड़काना चाहिए। नहीं, यहाँ पर विश्वास का अभाव भी हमें दिख रहा है। सुब्रत पाठक जी, आपके तरफ से वो कौन से तरीके, वो कौन सी चीजें अख्तियार की गई जिससे समाज में सद्भाव बना रहे? ये घटना होती नहीं कम से कम। ये हमने लोगों ने हमेशा प्रयास किया है और इस बात को कन्नौज की जनता जानती है। हम लोगों का इस मामले में क्या रोल है, कब हम लोगों ने कौन सी खुरापात की, आज तक अगर एक भी कोई बात बता दे। हाँ, फर्जी मुकदमा है, इनका शासन है, जो चाहे फर्जी मुकदमा ये मेरे ऊपर लगवा सकते हैं, वो इनका दायित्व है, ये करेंगे, उसमें हमें कोई चिंता भी नहीं। कितने भी मुकदमे लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, अन्याय बहुत दिन तक किया नहीं जा सकता। कन्नौज की जनता बच्चा बच्चा जान रही है। और नवाब सिंह जी बताएं, आज ये गरीबों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे, इनको थाने की जगह इनको एसपी बना दिया क्या अखिलेश यादव जी ने? आज ये क्यों इन्होंने कानून जल जाने देते? आज ये लाठी लेकर कन्नौज में आग लग जाने देते? लोगों के ऊपर लोगों को मना ना करें, क्या कन्नौज के एसपी हो गए हैं? मना ना करें, लोगों को लुट जाने दें, आप कन्नौज के एसपी लुट जाने दें। अरे मैं सामाजिक एसपी नहीं हूँ, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है समाज में शांति व्यवस्था बनाए। राष्ट्रीय कर्तव्य होते हैं, कुछ समाज के प्रति कर्तव्य होते हैं। पाठक जी, कोई कर्तव्य नहीं, राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य नहीं, समाज के प्रति आपका कर्तव्य नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। मेरे आंखों के सामने दुकानें तोड़ी जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। अगर मैंने रोका तो कौन सा गुनाह किया? जिन्होंने ये काम किया, ये लोग समाजवादी पार्टी की होर्डिंग क्यों लगाए हैं? ये लोग क्यों समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए? अभी तक ये बसपा में थे, अब ये समाजवादी पार्टी में क्यों है? और जब से ये समाजवादी पार्टी में है, जब से समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोगों को समाजवादी तब से ये लोग गलत करता हूँ समाजवादी पार्टी की। गुजारिश दोनों से ही, पाठक जी और नवाब सिंह जी, गुजारिश दोनों से ही कृपया करके ये बता दें कि अब शांति कन्नौज में कायम रहे, इसके लिए आप दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, कन्नौज के जाने माने नेता हैं, दोनों ही लोगों की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं जिससे कि कम से कम कन्नौज की जनता को आराम मिले, सुकून की 2 वक्त की रोटी खा सके कन्नौज की जनता? सुब्रत पाठक, सबसे पहला सवाल आपसे। मनीष जी जी मनीष जी, लोग थे जो दुर्गा यात्रा को रात में रोके थे और जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे, वो कार्यक्रम के आयोजक दुर्गा माता की विसर्जन करना चाहते थे, लेकिन इन्हें लोगों को कहां से अधिकार दे दिया गया था कि आप रोकिए यात्राएं? यात्रा को किसी ने नहीं रोका नवाब सिंह। अरे किसने नहीं रोका? ये किसने नहीं रोका? ये आप कहिए अपने दिल पे हाथ रख के कि किसने नहीं रोका? किसके कार्यकर्ता है? आयोजक है, ये आयोजकों को अधिकार था कि ले जाते न ले जाते, ये भारतीय जनता पार्टी। और सुब्रत पाठक, दरअसल बातें बहुत गंभीर है और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने और हम एक एक करके वर्जन लेना चाहेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि यही बातें ऐसी होती हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं लेकिन हम स्थिति की गंभीरता को समझते नहीं है और चीजें और फंसती चली जाती हैं। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो और बहुत विशेष आग्रह पर, चूंकि तमाम हमारे पास संदेश आते लगातार, हम इस कार्यक्रम को अभी आधे घंटे और बढ़ा रहे हैं सिर्फ इस वजह से, इस खबर की गंभीरता को समझते हुए, चीजों की गंभीरता को समझते हुए। एक ब्रेक ले रहे हो, ब्रेक के बाद में जब तुरंत लौट कर आएंगे तो यह जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान कहां पर है, क्योंकि गरीब आदमी क्या चाहता है? 2 वक्त की रोटी चाहता है, और अगर उसको वो भी सुकून से ना मिले तो शासन सत्ता फिर किस लिए, या फिर विपक्ष एक जागरूक प्रहरी की तरीके से अगर काम कर रहा है तो वो किस लिए? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, आपसे भी निवेदन है आप हमारे साथ बने रहें, और नवाब सिंह यादव जी, आपसे भी निवेदन है हमारा कि आप हमारे साथ बने रहें। और बात मैं लगातार कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश को किसकी नजर लग गई है। जब यह शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, किसकी नजर लग गई है, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सी बातें शामिल हो जाती हैं। वो इसलिए भी कि आखिरकार वो असामाजिक तत्व कौन है, इनका भी चिन्हीकरण बहुत जरूरी है, जो कि अमन चैन शांति को खत्म करना चाहते हैं। और वो प्रशासन कहां पर है जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना
होनी नहीं चाहिए। और तब जबकि इंटेलिजेंस के इनपुट्स भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, उसके बावजूद भी कहीं कोई व्यक्ति मर जाता है, कहीं कोई व्यक्ति मर जाता है। ये अलग बात है कि बाद में मरहम भी लगाया जाता है, लेकिन किसी के घर का चिराग बुझा, किसी के यहां से कोई शव उठा, किसी के घर के परिजन कोई चला गया, ये तमाम ऐसी बातें जिसको लेकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। घटना का जिक्र कर रहे हैं कन्नौज को लेकर। कन्नौज में किस तरीके से बवाल हुआ, उसके बाद सांप्रदायिक तनाव में एक व्यक्ति की जान चली गई। हमारे साथ में कन्नौज के ही दो वरिष्ठ नेता इस समय मौजूद हैं। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, और नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, जो कि सांसद के प्रतिनिधि भी हैं और समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता है वहां पर। निश्चित तौर पर दोनों ही जिम्मेदार नेता हैं और दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और समझने की कोशिश यह हो रही है कि आखिरकार रोज मिलने जुलने वाले लोग हैं, हम किसी से भी लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि उससे कल भी हम मिलेंगे और उससे कल भी हम मिले थे, फिर ये लड़ाइयां क्यों होती हैं? सुब्रत पाठक जी, यहां पर हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके का संवेदनशील मामला है कन्नौज में, आप लोगों की तरफ से वो कौन कौन से प्रयास हैं जिससे कन्नौज के लोग ये समझें कि आप लोग समाज में सद्भाव कायम करने की कोशिश करते हैं? अगर कहीं आग जल रही होती है, उसके ऊपर पानी डालने का काम करते हैं, पेट्रोल छिड़कने का काम आप लोग नहीं करते हैं। सुब्रत पाठक जी। जी, हमने लोगों ने कभी भी सांप्रदायिक या जातिवाद की राजनीति नहीं की है और ना ही हम करना चाहते हैं। हमने लोगों ने सदैव अन्याय और अत्याचार के खिलाफ राजनीति की है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि समाजवादी पार्टी के लोग सांप्रदायिक तत्वों को, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को ये राजनीतिक संरक्षण देते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं यह गुंडे तत्व जो है कमजोरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर वो लोग अन्याय और अत्याचार करते हैं। हम लोग उनका विरोध करते हैं, जिसको लेकर ये लोग तमाम प्रकार की बातें फैलाते हैं। पाठक जी, जब ये सवाल आप कर रहे हैं, जब ये आप आरोप आप लगा रहे हैं, तो तथ्यों के आधार पर अगर आरोप लगाए जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसे आरोप की एक लंबी फहरिस्त हो जाती है। जिन भी शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि उनमें तथ्य जरूर होने चाहिए। क्या आप उन तथ्यों से अवगत कराएंगे? पूरा कन्नौज जानता है कि ये लाखन तिराहा पर ये जो मामला जहाँ के ऊपर हुआ है, ये लोग अराजक तत्व हैं और निश्चित रूप से पहले भी यहाँ के ऊपर कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं और आए दिन इनके जो अभी हमारे 5-7 जो फोन लाइन पर हैं, इनके ही गांव के एक व्यक्ति को इन लोगों ने गिरा के वहाँ के ऊपर पीटा था, जबकि वो खरीदारी करने आया था। इनकी ही बिरादरी के वो लोग थे, उनको पीटा था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से ऐसी कई घटनाएं हैं वहाँ के ऊपर। आए दिन हमारे हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, हिंदू टेम्पो वालों के साथ में मारपीट होती है। उनको जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी तो बात ही नहीं करते, कहीं भी छेड़छाड़ होती है तो निंदनीय। नवाब सिंह यादव जी, जो बातें कही हैं अभी सुब्रत पाठक ने, इन बातों को लेके जो कह रहे हैं कि तथ्य है हमारे पास में, उन्होंने जिक्र किया उन लोगों का भी, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। क्या आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? बात क्यों नहीं करते हो कि समाज में ऐसा हो रहा, इनके बरादरी, इनके ये धर्म की बात करते, धर्म और जात की राजनीति वो लोग करते हैं जिनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं होती है, वही धर्म और जात की राजनीति करते हैं। इनको मालूम नहीं है शायद ये शायद मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं हम लोग किसी के आशीर्वाद से नहीं आए हैं। हमने लोगों ने कन्नौज की लड़ाई लड़ी है, कन्नौज के अन्याय और अत्याचार मेरी एक मिनट मेरी सुनिए। कन्नौज से लोकसभा चुनाव मैंने लड़ा था, 5.25 लाख वोट हमको मिला। आपने बहुत चुनाव लड़े, आप बहुत चुनाव हारे भी हैं, कुछ जानते हैं। आपने बहुत चुनाव लड़े, नगर पालिका चुनाव हारे भी हैं, चेयरमैन है और लगातार माता जी चेयरमैन है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक गरीब परिवार से राजनीति करने आया, मुझे किसी का संरक्षण नहीं मिला। मैंने जो राजनीति की वो संघर्ष अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के की है। आप तो बड़े बात के बेटे हैं भाई। भारत का लोकतंत्र गरीबों के आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन आज आप गरीब परिवार से आकर आप आज जिले के बड़े ठेकेदार हैं। हम ठेकेदार हैं, कौन ठेकेदारी करता है? ठेकेदार तो आप हैं, ठेकेदार हैं। व्यक्तिगत आरोपों पे हम रोकना चाहेंगे पाठक जी आपको भी, और हम चाह ये रहे हैं और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है ताकि शासन प्रशासन में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको हकीकत समझ में आए। और मुझे लगता है आप दोनों ही लोग वो शख्स हैं जो कि चीजों को साफ कर सकते हैं। घटनाएं जो भी हुई वो तो हो गई, लेकिन घटनाओं को रोकने का या समाज में विश्वास बहाल करने का तरीका क्या है? नवाब सिंह यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे जी करने का तरीका क्या है कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही घटनाएं हुई हैं। मुझे लगता है कि 1 महीना भी नहीं बीता होगा जिस समय हमने सांप्रदायिक घटना देखी थी कन्नौज में ही, दोबारा फिर ये घटना घट गई। क्यों हो रहा है ये सब? आप लोग वहां पर मौजूद हैं, रोज के मिलने जुलने वाले हैं, फिर भी ये होता है, क्यों होता है ये?
लोगों को धर्म की आड़ में नवयुवकों को कट्टे बांटे जाएंगे, गुमराह किया जाएगा, उन्हें लालच दिया जाएगा और जब भी जरूरत पड़ेगी अगर कोई तो जात और धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके माहौल खराब करेंगे। हम चाहते हैं जिन लोगों ने मारा, मैं नहीं कहता हूँ जिन लोगों ने हत्या की वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने हत्या की उन पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं किसी की पक्षपातपूर्ण बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कुछ लोगों ने पेशा बना रखा है राजनीति में कुछ नवयुवकों को बगला करके और उन्हें यूज करने का, और जब तक ये चलता रहेगा, जब तक लोग अपनी ये कहते हैं कि आपने एसपी आप हो गए, मैंने अगर दुकानें टूट रही थी मैंने रोका, मैंने लोगों से अनुरोध किया, मैंने कुछ अराजक तत्वों को खदेड़ा, तो कहते हैं आप एसपी हो गए। क्या दायित्व आपका नगर कोई आपके कर्तव्य नहीं है? आपके जब तक आदमी अपने कर्तव्य, जब आप कर्तव्य भूल जाओगे, जब आप दायित्व भूल जाओगे, आप सिर्फ राजनीति करोगे कि राजनीतिक फायदा हमें कैसे हो, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। जब आम आदमी, अच्छे लोग, अच्छी सोच रखोगे और शांति बहाल के लिए तमाम लोगों के बीच एक सवाल उठ रहा है, नवाब सिंह जी एक सवाल ये उठ रहा है, जब आप ये कह रहे हैं कि आग्नेयास्त्र बांट रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अवैध तमंचे और ये सब बांटे जा रहे हैं, तो प्रशासन के पास में भी जानकारी होगी, वो लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? नवाब सिंह यादव जी, कार्रवाई हुई है, कई लोग जेल में हैं, कई लोग कार्रवाई तो इन पे नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जी आ जाते हैं, कहीं धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, ये तो स्वयं के मुलजिम है, इनके साथ तमाम लोग जो चलते हैं वो भी मुलजिम है, और उनकी सारे लोगों की तस्वीरें थी गोली चलाते हुए पहले कांड में। हम बताते हैं आज किसी दिन दोनों लोगों के सामने बैठ लेना, मैं तस्वीरें दिखा दूंगा जो फायर करते हुए आदमियों से, कट्टों से, और उनको आज भी अपने साथ रखते हैं। ऐसे गंदे लोगों को संरक्षण देंगे तो कन्नौज का माहौल कैसे सुधरेगा? सुब्रत पाठक जी, नवाब सिंह ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है, विदाउट प्रूफ वो बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप चाहे आए, आप देख लें आके, तस्वीरें हम रखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए हैं, आपके लोग हैं, आपके साथ लोग वो रहते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कोई सच्चाई है? कहीं कोई व्यक्ति हो जो आपके ग्रुप में हो, आपको ऐसा लगता हो कि उसकी छवि ठीक ना हो, आपको कुछ इसके बारे में कुछ है पता, जानकारी? हमारे लोगों के ऊपर गोली चलाएंगे और हमारे लोग, पुलिस उसका साथ नहीं देगी, पुलिस गोली चलाने वालों का साथ देगी। अरे मैं कह रहा हूँ गोली चलाने वालों, आप देख लीजिए, आप बैठ लीजिए, कार्रवाई करेंगे नहीं, इंस्पेक्टर बुल्लन राम को हटाएंगे नहीं, क्योंकि शासन सत्ता के दुलारे हैं, रियल एसपी तो बुल्लन यादव वहां पर है। मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी चीज होती है, कोई जब व्यवस्था करनी होती कानून व्यवस्था, तो पब्लिक की क्रेडिबिलिटी, उसमें सभी लोगों को विश्वास में लिया जाता है। विश्वास में जब पब्लिक विश्वास रहती कि आपका कार्रवाई निष्पक्ष होगी तो पब्लिक आपका साथ देगी, बशर्ते आप उनका साथ लें। और उसका आपको जी पवन मनोचा जी, ब्रजलाल जी ने साफ तौर पर ये कहा है, क्योंकि इनका अनुभव है, ये जानते होंगे व्यक्तिगत तौर पर भी। जल जाएगा जी पवन मनोचा जी, ये जो बात डीजीपी, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी कह रहे हैं, फोर्स नहीं थी, इस बात को लेकर आप जवाब देना चाहेंगे? कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, पब्लिक, हिंदू, मुसलमान सब साथ थे हमारे, और वो ड्यूटी पर थे, वो तैनात थे, कुछ नहीं हुआ। तो क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं है। अगर शासन प्रशासन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो ये होगी, और जब घटना हो तो दोषी हो उस पर कार्रवाई करिए, एनएसएम बंद करिए, एक मैसेज जाए। लेकिन ये खाली कि साहब वो असामाजिक तत्व और फला राजनीतिक पार्टी फला ये करा रहे हैं, हम चुपचाप देख रहे हैं। अरे नजर अपनी शासन प्रशासन की खुद की नजर लग गई है। पवन मनोचा जी, ये है मेरा कहना कि जहां जहां प्रदेश में, मैं गोंडा की घटना बता रहा हूं, कृपया व्हाट्सएप पर फुटेज देख लीजिएगा, पुलिस किस तरह से गणेश प्रतिमाओं को ट्रक में लाद करके और एक पुल पर से ढकेल करके नीचे नदी में डाल रही थी। तो लोगों की भावना, ब्रजलाल जी आपको रोक रहे हैं क्योंकि वक्त हमारे पास में अब कम हो रहा है, तो आपकी जब निष्पक्षता नहीं होगी जी, दोनों उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, तो ये घटनाएं कैसे आप रोकेंगे? ब्रजलाल जी आपको मैं रोकना चाह रहा हूं, हमारे साथ में नवाब सिंह यादव एक बार फिर से जुड़े हुए हैं और हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया उसकी तस्दीक हम यहाँ पर नवाब सिंह यादव से करना चाहते हैं।
नवाब सिंह जी, हमारे साथ में ब्रजलाल जी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की क्रेडिबिलिटी खत्म है, वहां के इंस्पेक्टर की क्रेडिबिलिटी खत्म है और इंस्पेक्टर ही वहां पर कप्तान है। निश्चित तौर पर ब्रजलाल जी का अपना अनुभव रहा होगा, वो तमाम अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे वहां के इंस्पेक्टर के बारे में, वहां के प्रशासन के बारे में, आपकी अपनी राय क्या है? नॉन पुरवा और जिस घमाइच मऊ की बात करते हैं, दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ, वहाँ कोई ये हर बात को सांप्रदायिक से जोड़ देते हैं। ये लोग बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बाजीगर हैं। वो झगड़ा हुआ, जिन लोगों के चोटें आई, जिन लोगों के कुछ हुआ, वो क्या उनकी, आप ये देखिए, उन पे कार्रवाई नहीं हुई, FIR दर्ज नहीं हुई न्यायालय में। अब न्यायालय, अगर न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी, वो लोग जेल गए, जमानत दे दी, तो उसमें सरकार क्या करेगी, क्या बोलन करेंगे? इन लोग बोलन अगर सही काम करते हैं, बोलन का सिर्फ इतना दोष है, बोलन जात से यादव है, तो बोलन खराब हो गए। बोलन ने कौन सा गलत, बोलन भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आप बताइए। कन्नौज में बोलन के आने से तमाम जुआ से लेकर तमाम चीजों पे रोक लगी। बोलन जैसा आज अगर स्थिति कंट्रोल में है, ये और चीजों बढ़ावा देना चाहते हैं, ये और ज्यादा कन्नौज का माहौल खराब करना चाहते हैं। बोलन यादव इंस्पेक्टर इनके आड़े हाथ आता है, इसलिए बोलन इनकी आंख की किरकिरी बना हुआ है। बोलन ये बताएं कौन घटना, मानते हैं घटना होती है, घटना बिल्कुल। नवाब सिंह जी, निश्चित तौर पर जो बातें आप कह रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से आपने चीजों को सामने रखा है, समझा तो जा सकता है कि हाँ उनकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं, लेकिन दूसरा सवाल यहां पर ये जरूर खड़ा होता है कि बार बार ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? अगर सब कुछ ठीक है, बहुत बेहतर है, तो फिर ये घटनाएं होती क्यों हैं? बहरहाल शुक्रिया आपका नवाब सिंह यादव जी, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं और ये हम जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ नवाब सिंह यादव ने कहा, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं और एक बार फिर से हमारे साथ में नवाब सिंह यादव और सुब्रत पाठक दोनों ही लोग मौजूद हैं, क्योंकि मामला वही है कि समाधान क्या है। नवाब सिंह यादव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, हमने ऑलरेडी इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया है, हम ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि अब वो कौन सी दवा है आपके पास में जिसके बिहाफ पर आप ये कह सके कि अब कन्नौज में कोई सांप्रदायिक घटना नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन में आप हैं, सरकार में आप हैं, सत्ता आपके हाथों में है। क्या कहेंगे आप? हम दोषियों पे कड़ी से कड़ी अब कार्रवाई करेंगे जी। आप कार्रवाई आप देखना, और इसके बाद अगर जिसने मन ही बना लिया, जिसने सोच ही लिया कि हम सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करेंगे, तो फिर उसके लिए भी कुछ सोचा जाएगा। ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं। चलिए, अच्छी बात है। निश्चित तौर पर एक सामान्य जनजीवन हर किसी को होना चाहिए और यह अधिकार है एक आम नागरिक का। सुब्रत पाठक जी, आपकी तरफ से क्या कुछ चीजें की जाएंगी जिससे कि सामाजिक शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे और कम से कम जो 2 वक्त की रोटी इंसान खाना चाहता है वो सुकून से खा पाए? पहले मैं एक बात कहता हूं कि हमारे मित्र नवाब सिंह जी हमसे 2 क्लास सीनियर रहे हैं डिग्री कॉलेज में, और उसके बाद में इनके पास कोई भी आज जाता है काम के लिए, कोई गरीब आदमी, ये उससे पूछते हैं तुम तो बीजेपी के आदमी हो, तुम्हारा काम हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक आदमी ये ढूंढ के ले आए, मैं कन्नौज का चेयरमैन मेरी माता जी हैं, एक आदमी भी, हमारे पास मुस्लिम लोग भी आते हैं, 1 मिनट में भी उनका काम करता हूँ, कभी नहीं। क्या प्रूफ है? मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या प्रूफ है? इससे मना किया? दूसरा विषय, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? ये सवाल सिर्फ ये था कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही कन्नौज से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि चीजों को अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए, कन्नौज के लिए। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, यादव लोगों को आपने सिर्फ ट्यूबवेल ऑपरेटरों से क्यों हटाया? इस बात का मुझे जवाब दीजिए। वो अलग विषय हो जाएंगे नवाब सिंह जी। सिर्फ एक सवाल सुब्रत, वो ये कि क्या करेंगे आप अपनी तरफ से? सिर्फ एक सवाल, बहुत संक्षिप्त। तुम करते हो, जात राज नहीं करते हैं, हम लोग सत्ता में हैं। मेरा नैतिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सुब्रत, सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। नवाब सिंह जी आपको रोकना चाहेंगे? हमने सोल्यूशन के लिए, मनीष जी, मैंने कहा था कि मैंने कन्नौज के डीएम से, एसपी से मैंने कहा कि कन्नौज के 20-25 समृद्ध नहीं निकालने के लिए सिर्फ एक जात के लोग मिले को आप बैठा लिए, हर मोहल्ले के 2-2, 3-3 निकालने के लिए सिर्फ एक जात के लोग मिले। उनकी जिम्मेदारी हो,
निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी से मिलकर और तमाम संभ्रांत लोगों को साथ में बैठाकर निश्चित तौर पर तभी तो शांति आएगी जब समाज के वरिष्ठ लोग वहां पर बैठेंगे और ये प्रयास दोनों ही तरफ से होना चाहिए। क्योंकि वक्त हमारे पास में अब है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी गुजारिश आप लोगों से यही है कि कम से कम उस समाज के निचले तबके के लिए जरूर सोचिएगा जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और शायद आपकी राजनीति भी इसी के आधार पर आगे चलेगी और आपको लोग सराहेंगे भी, आपके प्रयासों को भी सलाम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ लखनऊ से जो मेहमान लगातार मौजूद है, ब्रजलाल जी, कमाल याकूब साहब और पवन मनोचा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं रहा है इसलिए हम ये चर्चा अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अगर हमने वक्त दिया इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को तो कम से कम अब कन्नौज में कोई सांप्रदायिक घटना ना हो। ये कोशिश शासन की भी रहनी चाहिए और जो लोग विपक्ष में हैं उनकी भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि कन्नौज शांत रहे और जैसे इत्र गुलाब का महकता है वैसे कन्नौज भी महकता रहे। ये शुभकामनाएं हम जरूर कन्नौज वालों को देना चाहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।